बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सैयद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, आज भी सियासी तौर पर एक ख़ासा सरगर्म और मसरूफ़ दिन गुजरा। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, जो कि क़ायदे ऐवान भी हैं, एक तवील अरसे के बाद आज कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने शिरकत की और फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर पार्लियामान से उन्होंने ख़िताब भी किया। इस ख़िताब में गो के उन्होंने माजी, जो एक उनका फेवरेट टॉपिक होता है, माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी के नतीजे में बकौल उनके के विरसे में जो ख़राबियाँ उनको मिली, उनका ज़िक्र वो हमेशा बहुत रेगुलर बुनियादों पे करते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अपनी हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी और अपने कुछ वज़रा का नाम लेकर उनकी तारीफ़ की, जिसमें सर फ़हरिस्त जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जी हमारे वज़ीर ख़ारजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद साहब की भी बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम अगले साल यानी मार्च 2021 में कोई बहुत अच्छी खबर कौम को सुनाने जा रहे हैं, यकसां तालीमी निसाब के हवाले से, जिसके अंदर मुल्क में बकौल उनके जारी तबक़ाती तालीमी निज़ाम को यकसानियत की तरफ लाने में अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ तनकीद भी की उन्होंने मईशत की, माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से, जो एक रिवायती सी अब गुफ्तगू लगती है और ये बातें बार बार दोहराई जा रही हैं, लेकिन इनका कोई ख़ास बहरहाल पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि माजी में क्या था। वो हाल में और मुस्तक़बिल की फ़िक्रात में इस हद तक मुब्तला हो चुके हैं कि अब शायद ये याद रखना मुश्किल हो गया है कि माजी में क्या हुआ था। इस तकरीर के जवाब में जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने धुआंधार तकरीर की और उन्होंने कड़ी तनकीद की वज़ीर आज़म के ऊपर। याद रहे कि वज़ीर आज़म तकरीर करने के बाद ऐवान से चले गए थे और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कलीदी रहनुमाओं की तकारीर उन्होंने नहीं सुनी। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से उनके सीनियर पार्लिमानी रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक कड़ी तनकीद पर मबनी तकरीर की, जिसमें वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू को उन्होंने आड़े हाथों लिया और उसके ऊपर बहुत अपने सख्त अल्फाज के साथ उन्होंने उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया। एक और अहम ख़बर जो पाकिस्तान के आवाम के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत मस्बत ख़बर है और बहुत अच्छी ख़बर है, वो ये कि कोहाला के मुकाम पर पाकिस्तान और चीन के बाहमी इश्तराक से 1124 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखने वाला हाइडल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इस हवाले से आज दस्तखत की तकरीब हुई इस्लामाबाद में। इस तकरीब में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब और चीन के सफ़ीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद नेशनल ग्रिड को तकरीबन 1124 इजाफ़ी मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये हाइडल पावर है, तो इसलिए हाइडल पावर के हवाले से वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इस हवाले से जब खिताब किया तो उन्होंने इस बात की वजाहत भी की कि हाइडल पावर जो है वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स होती है बिजली बनाने की। और माजी की हुकूमतों की वो पॉलिसियाँ हैं कि जिसके अंदर तेल की मदद से, फर्नेस ऑयल की मदद से पॉल्यूटेंट को जो बढ़ाते हैं, जो इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली होते हैं और जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उस किस्म के माहिदों की हवाले से भी उन्होंने माजी की जो कारकर्दगी है उसका हवाला दिया। इसके अलावा CNN ने एक ख़बर शाया की जो कि पाकिस्तान के हवाले से ख़ासी मनफी आउटलुक की हामिल है। इस ख़बर का पस मंज़र कल बहुत तफसील से हमारे प्रोग्राम में डिस्कस किया गया कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PIA के उस तैयारे के हादसे की ज़िमनी रिपोर्ट जो है वो पेश की थी पार्लियामान में। और लेकिन उस रिपोर्ट के साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान में पायलट्स की कि जिनके पास जाली लाइसेंसेस हैं या जाली दस्तावेज़ात पर वो काम कर रहे हैं। इस खबर को कल ऐन हमारे उठाए गए अंदेशे के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत मनफी अंदाज से रिपोर्ट किया। आज CNN की जो रिपोर्ट है उसकी जो शह सुर्खी है वो ये है कि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 पायलट जो है वो जाली लाइसेंस या दस्तावेज़ात के साथ काम कर रहा है। तो एविएशन जो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस है, उसके सीरियस रिपरकशंस आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने जो एक मकामी रवायती सियासत आजकल पाकिस्तान में राइज है, इल्ज़ामात की सियासत, उसके तहत ये बात की है शायद, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं और वो आना शुरू हो गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी भी काफ़ी हद तक स्पॉटलाइट में आ चुकी है। आज
हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चर्चा रहा और बाज़गश्त हुई इस हवाले से कि किस तरह से PIA में या सिविल एविएशन के मातहत जाली डिग्रियों पर या जाली लाइसेंसेस के ऊपर कार्रवाई हो रही है और पायलट्स काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या तफसीलात रहीं, ये जानने के लिए हम फौरी तौर पर आपके सामने रब्ता करेंगे जनाब कमर जैदी साहब से। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के तमाम मामलात की बीट कवर करते हैं। कमर जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रज़ा साहब। कमर जैदी साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सूरत हाल रही? एक तो सिविल एविएशन के हवाले से जो मामला है उसका आगाह कीजिएगा और NDMA के हवाले से भी जो कमेंट्स हैं वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। रज़ा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में जो केस था वो कोरोना असफुद नोटिस केस था, जिस पर चीफ जस्टिस ने सुनवाई की। लेकिन इस तमाम मामले के दौरान जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं उनमें हमें देखने को ये भी सामने आया और एक असफुद नोटिस भी आप कह सकते हैं उसे सामने आया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने DG सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। आपने इतनी बड़ी तमहीद जो बांधी पायलट्स के हवाले से, बिल्कुल यही चर्चा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज सुनने में आया और यही चीफ जस्टिस बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने जो पायलट के जाली लाइसेंसेस का मामला है इस पर नोटिस भी लिया और इस हवाले से जो है रिमार्क्स भी दिए। जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँ। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लगता है ऐसा है कि सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट्स को लाइसेंसेस जारी कर दी है। ऐसा भी लगता है कि पायलट्स चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हैं, वो मिसाइल कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाएगा। चीफ जस्टिस ने फिर अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी बताया कि जो रिपोर्ट आई है इसमें 15 साल पुराने जहाज में कोई नुक्स नहीं था, लेकिन सारा मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाल दिया गया है। तो उन्होंने इस तमाम मामलात को समअप करते हुए कहा कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमें DG सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा और इनसे तमाम मामलात पर आगाही लेनी पड़ेगी। जाली डिग्रियों के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नोटिस भी कर दिया और 2 हफ्ते के अंदर DG सिविल एविएशन विद द रिपोर्ट कि किस तरह से जाली पायलट की भर्ती हुई, क्योंकि आपको पता है CNN ने भी आज इसको रिपोर्ट किया है और टॉक ऑफ द टाउन भी रही है ये। तो सारा वो मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होने जा रहा है। दूसरा, कोरोना असफुद नोटिस केस की रज़ा साहब समाअत थी और इसमें NDMA की कारकर्दगी के हवाले से जो है ना चीफ जस्टिस ने तशवीश का इजहार किया और चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर पूछा है कि ये जो तमाम चीजें आ रही हैं इनकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसके हवाले से सवालात किए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साथ साथ ये भी कहा है कि कुछ सियासी बातें जो डिस्कस हो रही थी कि वजीर आजम ने कहा कि मुराद अली शाह के बारे में कि ये एक आमिराना रवैया है, तो उस हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दिया। अगर कोरोना की स्पेसिफिकली रज़ा साहब बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कंसर्न यही था कि लोगों को कितनी सहूलियात मिल रही हैं और इस सिलसिले में हुकूमत क्या किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन का की फोकस, क्योंकि बहुत लंबी तवील समाअत हो यहाँ पे NDMA की कारकर्दगी पर भी कुछ सवालात उठाए गए। जी बिल्कुल रज़ा साहब, NDMA की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं और NDMA की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार भी किया गया है और NDMA से खसूसन ट्रांसपेरेंसी के फंड ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो है ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं और सवालात भी किए गए हैं और मेंबर NDMA से बाकायदा तौर पर ये पूछा गया है कि ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई और वो जो रातों रात अमीर हो गए हैं, तो ऐसा कैसा मुमकिन है। और दूसरा कि उनसे ये भी पूछा गया कि आप जो कर रहे हैं इसका ऑडिट रिपोर्ट क्या है और ये जो मास्क के हवाले से हैं या जो खरीदारी के हवाले से हैं, इस हवाले से भी काफी सवालात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पूछे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जैदी साहब, हमें तफसील बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली प्रोसीडिंग की। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा। बहुत शुक्रिया जी, कीमती वक्त आपने निकाला। गुफ्तगू आपके सामने जारी है। गुलाम सरवर खान साहब का कल जो हमने डिस्कस किया और आज हमने हमारे खदशात के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया ने इंतहाई मनफी अंदाज से इस सारे मामले को उठा लिया है। तो अब क्या हम जहाज़ भी बंद करवाएंगे, अपने पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं हम अपनी एयरलाइंस के ऊपर? क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना ही सबसे बड़ा मकसद रह गया है हमारा आजकल, या हम चाहते हैं कि मामला बेहतर तौर पे आगे भी बढ़े?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखें, इसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पिछले अदवार में जिस तरह भर्तियाँ हुई हैं कि वो पिछले जो एमडी साहब थे वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि मेरे ज़माने में भांजों भतीजों को बग़ैर किसी उसके एम्प्लॉय किया गया। यूनियन कि इतनी ज़्यादा यूनियन पावरफुल थी कि पीआईए की एक्चुअली मैनेजमेंट जो है वो कुछ कर नहीं सकती थी, और ये लोग अपने रिश्तेदारों को डाल देते थे और उसके उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। अब अगर जब इंक्वायरी होगी पूरी तरह तो पता चलेगा कि कितने वाकई फेक है। ये आज की बात नहीं है, हम बहुत नहीं, तो अरसे जो से तादाद ये चीज़ उन्होंने दी, जो वो कोर्ट हो रहे हैं, सीएनएन भी रिपोर्ट कर रहा है, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? देखिए, सिर्फ तादाद बता देना काफ़ी है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का एक इनिशिएटिव अभी इतना पता चला होगा कि इतने लोग हैं। अब कार्रवाई करने में टाइम लगता है। जिस तरह लोग बाकायदगी से ये कहते हैं कि जी 50 लाख घर क्यों नहीं बनाए, इतनी नौकरियां क्यों नहीं दी, फला क्यों कलामी नहीं की किया। माजरत चाहूँगा, जून 2018 में ये पूरा स्कैंडल सामने आ चुका था, जो जुड़ा हुआ है इस बात से कि लोगों ने हेर फेर करके लाइसेंस बनवाए हुए, बिल्कुल। और इस तो बात को देखिए, 2 उसके साल बाद से ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी तक ये हुआ है कि पहले कोई और साहब मिनिस्टर थे, अब सरवर साहब चौधरी सरवर साहब मिनिस्टर हैं। तो मेरे ख्याल में इससे भी फ़र्क पड़ता है काम की रफ्तार में। अच्छा। जब एक आदमी कुछ समझने लगता है, कुछ करने लगता है, तो वो चेंज हो जाता है। दूसरा आता है, वो ज़ाहिर है उसको समझने में 2-3 महीने तो लगते हैं। तो इस तरह चीज़ डिले होती है। ये हर महकमे में है, ये सिर्फ पीआईए को नहीं आप कह सकते। लेकिन अगर ये इस तरह का कोई चीज़ निकली है तो उसकी बाकायदगी से इंक्वायरी होगी और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको निकाला जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर काम के तनख्वाह ले रहे हैं, उनमें से भी 2 लोगों को निकाला गया है। फिर एक खातून है जो बाहर जॉब कर रही हैं एज एयर होस्टेस या वटेवर, जो भी जॉब है उनकी, तनख्वाह यहाँ से ले रही हैं, ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ से ली है। तो ये चीज़ें चल रही थी बहुत। मतलब हुकूमत शिकायतें ये लगा रही है या कार्रवाई करनी कार्रवाई चाहिए? भी करेगी। देखिए, ऐसी बात आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब, ये वफाकी वजीर हवाबाजी जो हैं, इन्होंने शिकायत लगाई है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपनी वजारत के नीचे होने वाली बेज़ाब्तगियों की, और इस शिकायत लगाने के नतीजे में आज सीएनएन ने ये खबर दी है कि पाकिस्तान का हर तीसरा पायलट जो है वो जाली लाइसेंस का हामिल है। तो किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं हम कौमी इदारों को अपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने वजीर हवाबाजी की बात की, मगर मैं तो कह रहा हूँ कि ये पूरी हुकूमत कलाबाजी की सूरत इख्तियार कर चुकी है, और हमेशा कलाबाजी जो है वो खतरे की घंटी होती है। अच्छा। अब आप एक सिर्फ पीआईए पे डिस्कस करें, या ये जो इजलास चल रहा है बजट का और उसके हवाले से जो रात को टॉक शोज आप देखेंगे, तो पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर इनके अपने अराकीन करते हैं, हवाबाजी मिनिस्ट्री की आप बयान सुनेंगे तो वो आपको इस तरह मायूस नजर आएगा। बाकी वजीरों के इंटरव्यू के चर्चे उड़ रहे हैं, काबीना के अंदर उस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है। इनके अपने जो एमएनए केपीके के अंदर हैं, एहसास प्रोग्राम के हवाले से क्या गुफ्तगू फरमाते हैं टीवी टॉक शो में। कराची से इनके एमएनए जो हैं वो कल उन्होंने जो तकरीरें की हैं लोड शेडिंग के हवाले से, मतलब कौन सा ऐसा महकमा है जिसमें इनके अपनी हुकूमत के जो अराकीन है वो मुतमिन आपको नजर आए। मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस, टॉक शोज के अंदर, ट्विटर के अंदर ये एक दूसरे के ऊपर जिस तरह बात करते हैं, तो जारी कौम क्या उम्मीद लगाएगी उस कलाबाजी हुकूमत से जिसकी हवाबाजी के वजीर जो है इस तरह की मायूसकुन बात करें। तो ये सिर्फ एक वजारत की मायूसकुन वाली बात नहीं है, ये टोटल गवर्नमेंट की एक इंतहाई कंफ्यूजिंग वाली सूरत हाल है, और ये खतरनाक बात साबित होगी न सिर्फ इन हुक्मरानों के लिए बल्कि कौम के लिए भी, कि जिस खतरनाक वबा के लिए एक पिच पे होना चाहिए था अपोजिशन और हुकूमत को, अनफॉर्चुनेट हुकूमत के अपने अराकीन जो है एक पेज पे आपको नजर नहीं आते, ना उनके इत्यादि नजर आते। सेनेटर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद। वज़ीर आज़म की तकरीर में इस बात पर भी बहुत ज़ोर दिया गया कि पाकिस्तान के अवाम को
कोविड की तबाहकारियों से बचाने के सिलसिले में जो भी इक़दामात उठाए गए उसमें उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और जो कैपेसिटी है उसका खुले दिल से तज़किरा भी किया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मार्च के महीने से लेकर बकौल उनके अब तक कोविड के हवाले से जो सूरत हाल है उसके ऊपर उनके बयानात में कोई तगय्युर नहीं है या कोई बड़ी तब्दीली नहीं है, क्योंकि उनके नाक़िदीन बकौल उनके ऊपर ये तनक़ीद कर रहे हैं कि कोविड के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कई मरतबा इस हद तक तब्दील हुआ कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम में कन्फ्यूजन में इजाफ़ा हुआ और उस कन्फ्यूजन में इजाफ़े के नतीजे में एक ज़्यादा बड़ी तादाद पाकिस्तान के अवाम की कोविड के ख़तरात से दो चार हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नुसरत वाई साहबा, रुकन कौमी असम्बली पार्लियामान के इजलास में मौजूद थी, खान साहब की जमात को तर्जुमानी भी कर रही हैं। ये बताइएगा कि खान साहब को लेकर जो एक तासुर जिसका ख़ुद उन्होंने आज अपनी तकरीर में ज़िक्र किया कि जी कन्फ्यूजन वाला एक मामला रहा, इसको हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी करती है इसको, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि दुनिया भी कन्फ्यूज़ रही है, दुनिया में भी मौक़िफ़ तब्दील होते रहे हैं। खान साहब क्या वजह है कि खान साहब थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन से एक स्टेप पीछे जाने को क्यों आमादा नज़र नहीं आते, ये एक सवाल है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात लगता है वो एंजॉय करते हैं कन्फ्रंटेशन नहीं, नहीं, आज बल्कि मैं जो अभी थोड़ी देर ही हुई थी मुझे घर पहुंचे हुए, जो मैंने एक दो टीवी पे तबसरे सुने उसमें ये था कि उनका लहजा आज नरम था, आज वो उस तरह के एग्रेसिव नहीं थे। आज तो वो इतने अच्छे मूड में थे कि उन्होंने उसामा बिन लादेन साहब को शहीद करार दिया है पार्लियामान में। जी बिल्कुल, चीज़ है, ज़ाहिर है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जा सकती, वो हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग भी हो, लेकिन जहाँ तक इसकी बात है कोरोना के उसमें कंफ्यूज रहे। देखिए जैसे जैसे WHO कह रहा था ना वैसे वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि 2% सिर्फ डेथ होती है, बाकी सर्वाइव कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये आम सी बीमारी है, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वही ज़बान बिल्कुल वही कह रहे थे। वो कह रहे थे मास्क वो लगाए जो कि बीमार है, जिसको मर्ज़ है, दूसरों को लगाने की ज़रूरत नहीं। तो एग्जैक्टली वही बातें प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे थे जो WHO से आ रही थी, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे थे। ये एक नई बीमारी है, पूरी दुनिया में एक नई बीमारी है, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। आप ये देखें कि अगर इन लोगों को पता चल जाता और ये इसको सही तरह क्योर कर सकते तो वो डेवलप कंट्रीज जिनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसके बावजूद लाखों लोग वहाँ पे मर गए। हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख तक हमारे पास 3000 कुछ लोग हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं। बीमारी बढ़ रही है, बहुत से लोग रिकवर कर रहे हैं। हमारे अपने पार्लियामेंट लॉजेस में कितने सारे MNAs उनको कोरोना हुआ, वो क्वारंटाइन में चले गए, अपना इलाज उन्होंने किया और वापस आ गए। तो ये इस तरह की चीज़ नहीं है जिसके ऊपर सियासत की जाए। ये पहली दफ़ा बीमारी आई है, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। चीफ मिनिस्टर सिंध को डिक्टेटर से तशबीह दे दी उन्होंने ये कोविड के ही तनाज़े में, तो ये क्या वो एक्चुअली वो इस तरह नहीं है। देखिए वो ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट तक बाज़गश्त हो रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने इस सेंस में नहीं कहा कि वो खुदा न खास्ता डिक्टेटर है। वो सिर्फ इस हिसाब से कहते हैं कि देखिए अगर हम पूरा टोटल लॉकडाउन कर देंगे तो वो लोग जो रोज़ाना अपने खाना घर लेके जाते हैं, अपने पैसे घर लेके जाते हैं, जिससे उनकी औलाद पलती है, फैमिली पलती है, तो वो क्या करेंगे? देखिए मैं और आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने फिर भी निकाल लेंगे किस तरह भी, लेकिन वो लोग जो जिनकी मतलब ज़िंदगी ही सिर्फ रोज़ाना बेसिस पे है, वो इसलिए खान साहब कहते हैं कि थोड़ा सा उसको बहुत सख्त ना किया जाए, थोड़ा सा कम करके ठीक है लॉकडाउन करें। वो इलाके जो बंद हैं, जैसे इस्लामाबाद में भी आपको पता है बहुत सारे इलाके अभी भी बंद हो रहे हैं, लेकिन वो लोग जो नहीं बंद हैं तो उनको तो कम से कम इजाज़त हो ना कि वो बाहर निकल के कुछ शॉपिंग कर ले। इनके यहाँ भी एक एक बंदे की इजाज़त है इस्लामाबाद में। ये नहीं हो सकता कि आप पूरी फैमिली को उस 2 कमरे के घर में बंद कर दें जहाँ 14 लोग रह रहे हैं, तो वो कोरोना अगर एक को है तो 15 को लग जाएगा। सही तो इसलिए वो सेनेटर राजेश दामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। सेनेटर साहब, सिंध के वज़ीर आला के बारे में ये तबसरा आया कि जी वो डिक्टेटर हैं या डिक्टेटरशिप की तरफ उनका रुझान है, और ये कमेंट आया वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी बाज़गश्त भी हो गई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला और डिक्टेटरशिप का टैग उनके नाम के साथ जोड़ना, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती है सारी सूरत हाल पर? देखें जी, मुझे तो रहम आता है इस मुल्क के इस वजीर आजम साहब को ऊपर कि पहली बात तो अभी मेरी बहन ने कहा कि कोविड के हवाले से जो वजीर आजम ने जो बात की कि मेरे बयानात में अगर तजाद हो तो मुझे बताया जाए। मैं पूरी मीडिया के आपके चैनल की तरफ से अपील करता हूं कि कल के टॉक शो में आप किसी भी अपोजिशन के रुकन को ना लें, आप
टोटल जो प्रोग्राम है टॉक शोज का, उनमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात 4 महीने के सही। इसी सिलसिले में कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फिर ये कि लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता, इस तरह के मुतजाद बयानात जो हैं उसमें आप किसी अपोजिशन पार्टी के रिमार्क्स न लें, इनके अपने बयानात चलाएं ताकि कौम को पता चले और खुद वजीर आजम साहब को पता चले, क्योंकि वो आजकल मीडिया पे नाराज हैं। उन्होंने कौम से अपील की थी कि आप अखबारें पढ़ना छोड़ दें, टीवी देखना छोड़ दें। हो सकता है कि वजीर आजम टीवी ना देखते हो तो इनको आप याद दहानी करा दें। दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक आईनी वजीर आला जो है किसी सूबे के, उसको डिक्टेटर कहें और उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दें, इनकी अपनी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हैं वजीर आजम साहब। जापान और जर्मन की जो सरहदें मिला देते हैं तो ये भी सारा काम कर सकते हैं। तो वजीर आजम से अगर कोई तबका आपको मुतमिन आता है ना, वो हम समझते थे कि शायद इनके अपने अराकीन जो है वो मुतमिन आए, अपोजिशन नहीं है, मीडिया नहीं है, उनके ऊपर उनको गुस्सा है, इत्तेहादी भी नाराज है इनसे, चलो वो भी इत्तेहादी हैं। मगर इशू ये है कि अपने अराकीन भी अगर क्वेश्चन मार्क करते जाएं, कितने अराकीन के मैं नाम लूं जिन्होंने इस असेंबली सेशन के दौरान अपनी हुकूमत के बारे में क्या क्या क्वेश्चन उठाए हैं। तो लिहाजा अब अपनी पार्टी और काबीना और जो अराकीन है इनके वो भी मुतमिन नहीं है। तो टॉक शो में आके इनके जो बेचारे आ रहे हैं, मुझे हमदर्दी है उन सब लोगों से जो बेचारे टॉक शो में आते हैं पीटीआई के लोग, कि वो अपने वजीर आजम के ऊपर तारीफ करें, मगर जब प्रोग्राम खत्म होता होगा ये खुद अपने आप से सवाल करते होंगे कि हम तारीफ तो करके आए मगर रियलिटी क्या है। अच्छा, मतलब ये तो बड़ी दिलचस्प सी बात आपने कही। मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं टॉक शोज़ के अंदर, मेरा ख्याल है किसी न किसी दिन सबको ही इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता रहता नहीं होगा। लेकिन देखिए, इनके छोटी सी बात का मैं जवाब दूंगी कि इन्होंने कहा कि पार्टी के अपने कारकुन इख्तलाफ कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जमहूरी पार्टी है जिसमें हम लोग खड़े होके एन खान साहब के जब हमारा मीटिंग हो रही होती है उसमें खड़े होके उनके मुंह पे बात कर रहे होते हैं कि आपने ऐसे नहीं किया, या वहाँ पे ऐसे हुआ, या वहाँ पे, जो इनकी जमातों में इम्पॉसिबल था। लोग बेनज़ीर के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते थे, जरदारी के आगे कोई बोल नहीं सकता था, नवाज शरीफ के आगे कोई बोल नहीं सकता था। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उस आदमी को जो इतना, मतलब ही इज़ जायंट इन पर्सनैलिटी, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है सारी उम्र से वो फेमस है, सब कुछ है, उनके अंदर बेइंतहा गुरूर होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद ही सो हम्बल, हर एक की बात इतनी तवज्जो से सुनते हैं और कभी नाराज़ नहीं होते। अब कल फवाद का देख लें, किस तरह बुला के उन्होंने मीटिंग में उसको, मतलब कोई तंबी नहीं की, बस ये कहा कि आप अंदर की बात ना किया करें, जो जाहिर है कि नहीं करनी चाहिए। आपको अगर कोई गिला है, मतलब कोई फवाद साहब ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था और नहीं, वो अंदर की बातें थी। दुरुस्त नहीं है, देखिए अच्छा। दुरुस्त नहीं है, उसको मैं दुरुस्त नहीं कहती, लेकिन अगर कोई चीज़ आपका इख्तलाफ है, किसी बात पे आप डिसएग्री हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जाके मीडिया पे आप कह दें। ये एक गलत बात है ना। आप पहले ये भी तो एक जमहूरी अंदाजी है वैसे। नहीं, ये जमहूरी अंदाज है, लेकिन उसमें होता ये जी, है जी, आजिज़ कि साहब। जब अंदर आप बात करते हैं तो वो अंदर तक ही रहती है, लेकिन आप मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं तो उसका मतलब आप पूरी दुनिया को बता रहे आजिज़ हैं। साहब का कमेंट सुनते हैं। जी, मैं आजिज़ कमेंट साहब। करूं थोड़ा। देखें, अभी मुझे बड़ा एहतराम है अपनी बहन के लिए, मगर ये फरमा रही है कि ये जमहूरियत पसंदी है। देखें, ये बात छोड़ दें कि कहाँ पीटीआई और कहाँ जमहूरियत पसंदी। अगर जमहूरियत पसंद पार्टी होती तो 22 साल से एक ही शख्स जो पार्टी का चेयरमैन नहीं होता आपका, आप हमें बोलते हैं कि आप हुकूमत में डिक्टेटर 2 हैं साल पार्टियों हुए के भी अंदर। आए हुए 22 और साल से दूसरी चेयरमैन बात नहीं होता। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वो अराकीन तो आपके अदम एतमाद करते हैं ना आपकी पॉलिसियों से। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम नहीं गिराएंगे खान की हुकूमत को, आप अपने अराकीन को मुतमिन कर लेना, समझे कि पूरी कौम मुतमिन हो गई। ये जरा कीजिएगा, हो जाएंगे मुतमिन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आजिज़ दामरा साहब, आपसे एक सवाल। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक सर्कुलर जारी हुआ जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट या शरह सूद जिसको कहा जाता है उसके अंदर मज़ीद 1% की कमी करके उसको 7% पे मुकर्रर कर दिया गया है। स्टेट बैंक के इस इक़दाम को, जो ज़ाहिर है हुकूमत की अप्रूवल से ही मशरूत होता है, आपकी जमात किस नज़र से देखती है? वेलकम करेंगे इस डिसीशन को या कुछ स्केप्टिसिज्म है इसके ऊपर? देखें, इन्होंने ही 13% भी सूद लगाया, वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सूद था। तो आपने इतना बड़ा एक टीका लगाया हुआ है इस कौम को कि जाहिर है अब आपको ये सारी चीजें कम करनी पड़ रही हैं, और जितना कर्जा आपने लिया है इन पौने 2 साल के अंदर उसको भी सामने रखा जाए कि कितना कर्जा आपने लिया है। अब ये सूद के हवाले से जो आप 1% कम करते जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि सूद बिल्कुल नीचे आना चाहिए और भी नीचे आना चाहिए। मगर इशू ये है कि मिसाल के तौर पर अगर हम कौम की खुशहाली की बात करें, पेट्रोल की कीमतें तो कम हुई, मगर कौम को क्या फायदा हो रहा है? ग्रास रूट पे
पेट्रोल जब गायब होगा तो पेट्रोल को आप 25 रुपए कर दें, मगर किस काम का कौम के लिए कि आप जो चीजें कम कर रहे हैं मगर वो दस्तयाब नहीं है, तो कौम का फायदा क्या है उस चीज का। अच्छा, लेकिन इसमें आजिज साहब एक मसला बहरहाल है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमत होती है उसके पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, इर्तकाज़ है बल्कि इख्तियारात का। डिप्टी कमिश्नर आपके मातहत होता है और जितनी भी हुकूमत की रिट की इम्प्लीमेंटेशन है पाकिस्तान में वो होती डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से है, जो कि सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है मुकम्मल तौर पे। तो अब ऐसे में पेट्रोल की शॉर्टेज अगर होती है या फर्नेस ऑयल की कमी हो जाती है या कसाद बाजारी शुरू हो जाती है, तो उसमें फिर सारा इल्ज़ाम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ीर आज़म पे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत पे, जबकि इख्तियार और इम्प्लीमेंटेशन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से होना है। इस डाइकॉटमी को कैसे देखते हैं आप? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, डिप्टी कमिश्नर जो है वो पेट्रोल की दस्तयाबी जो है उसको अगर कहीं गड़बड़ होती है या लाइन ऑर्डर की सूरत हाल कहीं इशू हो गया तो लाइन ऑर्डर की सूरत हाल डिप्टी कमिश्नर के हैं, मगर ये पेट्रोलियम वजारत जो है फिर किस लिए कायम की गई है? फिर इसको तोड़ दें, आप सूबों के हवाले कर दें ताकि उनसे हम पूछें कि तमाम प्रोविंशियल अपने अपने फिर पेट्रोलियम वजीरों के कहें कि आप जो पेट्रोल की दस्तयाबी है वो पेट्रोल पर जो है इंश्योर कराएं कि वो वहां पर हो, मगर शॉर्टेज कौन पूरी करेगा? वो तो वजारत सेंट्रल के पास है, तो डिप्टी कमिश्नर क्या करेंगे? डिप्टी कमिश्नर क्या करेंगे से सवाल ये है कि जो छापा मारने का इख्तियार है, अगर कोई पेट्रोल पंप चोर बाजारी कर रहा है, पेट्रोल पंप अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है और आवाम को तंग कर रहा है, तो उसको डिप्टी कमिश्नर के बगैर आप पकड़ नहीं सकते। ये पॉइंट था। मैं अगेन कह रहा हूं कि जब पेट्रोल पंप वाले ये कहेंगे कि हमारे पास पेट्रोल है ही नहीं, तो उसको कौन कंप्लेन करेगा? अब देखें, 12 दिन के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया FIA को। सही 12 दिन तक इस सिचुएशन में जहां सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई पेट्रोल पंपों पे, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, एक सूबे की बात नहीं कर रहा मैं। तो वहां पर हुकूमत क्यों सोई हुई थी? आपने FIA को कहा, फिर क्यों कहा आपने FIA को? जाहिर है कि फॉल्ट फेडरल पे आपका मौजूद था कि आपने FIA को हुक्म किया, फिर FIA ने फिर कमेटी 3 दिन के लिए उनको टाइम दिया गया। तो ये 15-20 दिन के बाद ये जो एक तो सोशल डिस्टेंस टूटा और दूसरा बात कि आप जो कंट्रोल करते हैं पेट्रोल कंपनियों को, उन्हों की तरफ से अगर पेट्रोल दस्तयाब नहीं होगा ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, तो इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कराची के शहरी बहुत बुरी तरह परेशान हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का मुसलसल उनको सामना है और के इलेक्ट्रिक जो कराची के शहरियों को बिजली फराहम करने का वाहिद इदारा है, बिजली बनाते भी हैं, बिजली की तरसीलात भी इन्हीं की ज़िम्मेदारी है और बिलिंग भी यही करते हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो कन्फ्यूजन बढ़ा रहा है। क्यों हो रही है लोड शेडिंग? के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ ये दिया कि जनाब फर्नेस ऑयल की फ़राहमी जो कि हुकूमत की जानिब से उनके साथ तयशुदा मायदे के तहत एक ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है, बकौल उनको फर्नेस ऑयल की बर वक्त तरसीलात ना होने की वजह से उनकी जो प्रोडक्शन है उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है और उस शॉर्टफॉल के नतीजे में कराची के अवाम को गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। बाज़ इलाक़ों में 6 से 7 घंटे रोज़ाना भी इस शदीद गर्मी के मौसम में बिजली जा रही है। हम तफसील जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे इस मसले को। पेट्रोलियम तरसीलात के माहिर डॉक्टर नाजिर अब्बास हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रज़ा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि के इलेक्ट्रिक का ये शिकवा या इस्तदलाल के उनको फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल का सामना है जिसके नतीजे में प्रोडक्शन नीचे चली गई है, इसकी हकीकत क्या है? एक माहिर की हैसियत से आप किस तरह देखते हैं सारी सूरत हाल को? देखिए रज़ा साहब, जो भी बिजली पैदा करने वाले इदारे होते हैं उनको पता होता है ये कोई नई चीज नहीं है कि पहली दफा जून के अंदर गर्मी पड़ रही है और पहली दफा जून के अंदर डिमांड पड़ी है। हर साल ये होता है कि 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक कराची के अंदर बिजली की जो डिमांड है वो 3200 से लेकर 3400 मेगावाट तक रहती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बिजली पैदा करने वाला होता है उसको कैलकुलेट करना होता है कि मेरे पास कितनी गैस अवेलेबल है, कितनी बिजली मैं गैस पे पैदा करूंगा, कितनी मैं
फ्यूल ऑयल के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर पैदा करूंगा, उसके हिसाब से वो डिमांड देती हूँ। ठीक है। अब जो ये कहना है कि जी फ्यूल ऑयल हमें सप्लाई करने वाला हमें सप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मायदे होते हैं, मायदे तो दो तरफा मायदे होते हैं और उसकी तमाम शिकों को हमें देखना पड़ेगा। मायदे ये कहते हैं कि जी आप महीना शुरू होने से पहले, जून शुरू होने से पहले 30 दिन पहले आप बताएंगे कि जून के अंदर आपकी डिमांड कितनी है। ठीक है। मई की डिमांड आप अप्रैल के शुरू में बताएंगे। तो इसी तरह सो ऑन सो फोर्थ चलता है। ठीक है। अब हुआ क्या, जब पेंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, तो अप्रैल के महीने में एकदम से कराची के अंदर बिजली की तलब कम हो गई, तो वो उन्होंने कोई फर्नेस ऑयल नहीं खरीदा। फिर एक इनकी मजबूरी ये भी थी कि जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि आप बिलिंग में जो भी डेफर करें उससे कुछ कैश फ्लो पे फर्क आया, तो अप्रैल के महीने में उन्होंने कोई 12-13 हज़ार टन फर्नेस ऑयल खरीदा। मई के महीने में जो डिमांड उनको अप्रैल में देनी चाहिए थी वो मई में दी उन्होंने 75,000 की, उसके अगेंस्ट उनको 69,000 मेट्रिक टन मिल गया। अच्छा। अब जून की डिमांड आप जो पहली मई को आपको फोरकास्ट करके देनी चाहिए थी अपने सप्लायर को, वो आप 2 जून को दे रहे हैं और 2 जून को उससे कह रहे हैं कि ओवरनाइट आप मुझे जो है 1,20,000 या 1,30,000 टन आप सप्लाई कर दें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो हो जाए, जबकि इस मुल्क में हुकूमती फैसले के तहत, और जो कि बिल्कुल सही फैसला था, पिछले साल फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट को बैन किया गया था, इसलिए कि लोकल प्रोडक्शन तकरीबन 6,000 टन पर डे की होती है। ठीक है। वो उठ नहीं पा रही थी, रिफाइनरीज बंद हो रही थी, तो हुकूमत ने कहा कि फर्नेस ऑयल तो वैसे ही सरप्लस हुआ है। सो मच सो कि एक रिफाइनरी ने 30,000 टन का पार्सल फरवरी के अंदर एक्सपोर्ट भी किया। तो इतना फर्नेस ऑयल ज्यादा था फरवरी तक हमारे पास। ठीक है। अब अचानक जब डिमांड आई, उन्होंने डिमांड प्लेस की, जाहिर है कि बैन था, पीएसओ ने जो मुतल्लिका इदारे थे उनको अप्रोच किया और वो परमिशन मिल गई है। और अक्लमंदी उन्होंने ये की है कि उन्होंने इसको गैलप कर रहे हैं। अब नॉर्मली अगर पेपरा रूल्स पे चलते तो 23 जून को अप्रूवल मिली है, 23 जुलाई को टेंडर खुलता और अगस्त के एंड में माल आता है। तो अब वो उन्होंने कर लिया है, उसका बंदोबस्त कर लिया, टेंडर पब्लिश हो चुका है, 29 तारीख को टेंडर खुलेगा, 15 जुलाई तक जो है आ जाएगा। तो अब आप ये पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। बात यह है कि मेरे अगर 30 लाख कस्टमर हैं और मुझे पता है कि मेरी डिमांड इस महीने में कितनी होती है, उसको बैकवर्क करके जो गैस की सप्लाई कितनी है, और जहां तक मेरी मालूमात है कि इनको गैस जो कि नॉर्मल मिलती है 190 MMCF, उससे बढ़ के 240 MMCF गैस मिल रही है। सही। यानी गैस की जितनी डिमांड इनको पहले बैकवर्क मिलती थी उससे ज्यादा 50 MMCF मिल रही है। उसके बाद ये मसला आ रहा है। यानी जिम्मेदारी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ समझने में, तो जिम्मेदारी जो है वो के इलेक्ट्रिक की मिसमैनेजमेंट इसमें नजर आ रही है। सर फोरकास्टिंग का इशू हुआ है कि प्रॉपर टाइम के ऊपर फोरकास्ट नहीं कर सके। ये पेंडेमिक के अंदर जो बहुत सारे लोगों से ये गलतियां हुई है कि लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिर अब्बास साहब। आजिज धामरा साहब, के इलेक्ट्रिक बज़ाहिर जिम्मेदार नजर आ रहा है इस सूरत हाल का, आप किस तरह से देख रहे हैं? कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, आपकी हुकूमत है वहाँ पे। देखिए, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, मगर के इलेक्ट्रिक जो है वो आपको पता है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो बात हुई टेक्निकल बुनियाद के हवाले से के इलेक्ट्रिक के ऊपर सवालात जो है वो आज के नहीं है, ये सवालात उठते रहते हैं के इलेक्ट्रिक के ऊपर कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारे होने के बावजूद जो है अपने जो उनकी मैनेजमेंट है उसके ऊपर सवालात आते हैं, और बिजली कितनी पैदा करते हैं उसमें शार्टेज आती है। तो के इलेक्ट्रिक जो है मुसलसल एक तनकीद का निशाना बनती है। अभी भी इनके फेडरल PTI के दोस्त ने एक तकरीर की थी। मैं उसके साथ साथ और बात कहना चाहता हूं कि सेपको और हेस्को जो सिंध में काम करते हैं, 2 कंपनियां इलेक्ट्रिक के हवाले से, मौत मार एक लोड शेडिंग है और पूरा सूबा इस लोड शेडिंग से है, क्योंकि सेपको, हेस्को और के इलेक्ट्रिक तीनों पे अगर आप तबसरा करेंगे तो तीनों जगह पे ये सूरत हाल है और पूरे सूबे के अवाम को इस तरह की सूरत हाल का सामना है। सिर्फ ये के इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है, मगर जो वफाक के ज़ेर एहतमाम 2 कंपनियां काम कर रही हैं, हेस्को और सेपको, उनके अंडर भी ये लोड शेडिंग है। और उनके अमले से अगर आप बात करें तो इस तरह बदतमीजी से आपको जवाब मिलेंगे कि जैसे आप गलती से किसी दूसरे मुल्क के किसी सरबराह से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। नुसरत भाई साहबा कंक्लूड कीजिएगा। कराची आपका शहर भी है और कराची के जो मसाइल हैं उनको भुगतने के लिए कराची के आवाम को बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं। ना तहरीक इंसाफ दादरसी करती है, ना PTI ना पीपल्स पार्टी दादरसी करती है, और ना ही MQ वाले दादरसी करते हैं। जाएँ तो कहाँ जाएँ कराची के आवाम? देखिए, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यकीन कीजिए यही उनका कसूर है सबसे बड़ा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। उनको इस वक्त एग्जैक्टली इस्तांबुल जैसा होना चाहिए था, लेकिन इसको एक बहुत प्लानिंग के तहत धीरे धीरे इस कचरे का ढेर बना दिया गया। जहाँ कचरा हुआ, फिर पानी की शॉर्टेज हुई, अब बिजली
की शॉर्टेज है। इतनी शदीद गर्मी में जब कोरोना की वजह से आपको पता है छोटे छोटे घरों में लोग अंदर बंद हैं, मर्द तो फिर भी जाके थड़े पे बैठ जाएगा, औरत क्या करे। सही कहा कि इस कदर मुश्किल वक्त उनके ऊपर है, लेकिन ये एक प्लानिंग थी जो अब अंजाम तक पहुंच रही है। उसको खंडर बनाना था इन मतलब लोगों ने, प्लान ही ये था कि फेलियर की तरफ जाना है। कराची को फेल करना है, जो 90% आपकी इकोनॉमी को संभाल रहा है, किस कदर वो टैक्स देता है, किस कदर वो मतलब जनरेट कर रहा होता है चीज़ें, और उसी को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने टारगेट बनाना था। पहले एमकेएम ने सत्यानाश किया, फिर अब बाकी रही सी कसर ठीक ये है, लोग दामन पूरी कर वक्त रहे में हैं। गुंजाइश खत्म हो रही है, गुफ्तगू को समेटना होगा। बहुत अहम बात आपने कही कराची के हवाले से कि कराची जो कि मुल्क के रेवेन्यू का 90% तक जनरेट करता रहा है, उसको डेलिबरेटली एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, ये सरासर मुल्क दुश्मनी है। और उसके अलावा शायद ही कोई अल्फाज होंगे जो अहाता कर सकें उस सूरत हाल का जिसका कराची के शहरियों को सामना है। अमूमी तौर पर हम आपको एक दफ़ा फिर दोहराएंगे कि कोविड की एहतियात आप जारी रखें बशर्ते सेहत व ज़िंदगी। इंशाअल्लाह इख्तितामी हफ्ता के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया कीमती वक्त देने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। जी पाकिस्तान की।